हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है और यह आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 को, बेसिक कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे जो कि आपके 2023 को एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व जरूर करके जाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं और सभी 5 प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, समुदाय क्या है, यानी व्हाट इज कम्युनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंगों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, उसे ही समुदाय कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकाचार की कोई 2 विशेषताएं बताइए, यानी राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्स। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसकी पहली विशेषता है, लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहारों को निश्चित करते हैं। वे व्यवहार को बाधित एवं निषेधित दोनों करते हैं। वे सदैव प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को प्रतिबंधित एवं प्रभावित करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये नियंत्रण के उपकरण हैं। समाज में असंख्य लोकाचार यथा एक पत्नीत्व, दास विरोधिता, प्रजातंत्र एवं मद निषेध आदि हैं, जिनका अनुपालन आवश्यक समझा जाता है। इसके बाद दूसरी इसकी विशेषता है, लोकाचार व्यक्ति का समूह से तादात्म्य स्थापित करते हैं। लोकाचारों के अनुपालन द्वारा व्यक्ति अपने साथियों के प्रति तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उन सामाजिक सूत्रों को बनाए रखता है जो संतोषपूर्ण जीवन के लिए स्पष्टतः बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। वस्तुतः समाज में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंधों और भूमिकाओं द्वारा परस्पर जुड़ा रहता है। सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के कोई 2 कार्य समझाइए, यानी एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ रिलीजन। धर्म के 2 कार्य यहाँ पर निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण में योगदान। धर्म का मुख्य कार्य सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना है। अतीत काल से ही धर्म मनुष्य को बताता आया है कि बुरे कार्यों का परिणाम बुरा ही होता है और अच्छे कार्यों का अच्छा। विश्व के समस्त धर्म किसी न किसी रूप में सामाजिक नियंत्रण की स्थापना में अपना योगदान देते हैं। धर्म द्वारा लागू किया गया सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक नियंत्रण होता है तथा बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। दूसरा है यहाँ पर मानसिक तनाव को कम करना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अनेक शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इन संकटों के कारण मस्तिष्क में अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये तनाव मनुष्य में निराशा उत्पन्न करते हैं। यदि ऐसी दशा में व्यक्ति को कोई सहारा न मिले तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। धर्म निराश और टूटे दिलों को सहारा देता है तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करके अपने आप को सुरक्षित एवं चिंता मुक्त महसूस करता है। तो ये 2 मुख्य कार्य हो जाते हैं धर्म के। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदत्त परिस्थिति से आपका क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय एस्क्राइब्ड स्टेटस। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, वह परिस्थिति जो किसी व्यक्ति को समाज में या समाज के अन्य सदस्यों द्वारा स्थिति के आधार पर दी जाती है, प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति जन्म से या किसी सामाजिक समूह में नियुक्ति के द्वारा दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति एक अमीर परिवार में जन्म के कारण एक विशेष स्थिति का आनंद ले सकता है, तो इसे ही प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति समाज की परंपराओं द्वारा प्राप्त होती है।
प्रदत्त स्थिति व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती है और प्रदत्त स्थिति के बदलने पर व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। इसके बाद आपके सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं और इनका उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में लिखना होता है। इसके लिए आपको 7.5 अंक दिए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आपका प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को हम प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब प्रतियोगिता भी होता है। तो यहाँ पर प्रतियोगिता की 2 विशेषताएं दी गई हैं। पहली यहाँ पर अचेतन प्रक्रिया और दूसरी है निरंतरता एवं सार्वभौमिकता। आप एग्जाम में इसकी 2 विशेषता लिख सकते हैं। अचेतन प्रक्रिया क्या है? यह एक अचेतन प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि इसमें एक पक्ष केवल अपनी क्रियाओं के प्रति सचेत रहता है और कई बार उसे दूसरे की क्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है। अतः वह अचेतन रूप से केवल अपना प्रयास इस प्रकार से करता है कि वह दूसरे पक्षों से आगे निकल जाए। और इसकी दूसरी विशेषता होती है निरंतरता एवं सार्वभौमिकता। प्रतिस्पर्धा में निरंतरता का गुण पाया जाता है। व्यक्ति, समूह या राष्ट्र प्रत्येक क्षेत्र में दूसरों से सदैव ही किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता का अनुभव करता है। इसकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृति एवं सभ्यता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर सभ्यता एवं संस्कृति के मध्य कुछ अंतर दिए गए हैं, इनको आपको याद कर लेना। पहला यहाँ पर सभ्यता संस्कृति का अधिक जटिल तथा विकसित रूप है। सभ्यता का कुशलता के आधार पर माप संभव है परंतु संस्कृति का नहीं हो सकता। सभ्यता को सरलता से समझा जा सकता है लेकिन संस्कृति को हृदयंगम करना कठिन है। सभ्यता में फल प्राप्त करने का उद्देश्य होता है परंतु संस्कृति में क्रिया ही साध्य है। संस्कृति का संबंध आत्मा से है परंतु सभ्यता का संबंध शरीर से है। और सभ्यता का पूर्ण रूप से हस्तांतरण हो सकता है परंतु संस्कृति का नहीं हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है संस्कृति और सभ्यता के मध्य। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। यहाँ पर हिंदू विवाह के 2 उद्देश्य हैं। पहला है यौन सुख की संतुष्टि। प्राय विवाह का प्रमुख उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना माना जाता है। विवाह व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अपनी काम इच्छा की तृप्ति करने का अवसर प्रदान करता है। विवाह संस्था के अंतर्गत स्थापित हुए यौन संबंधों को ही समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। और दूसरा है संतानोत्पत्ति एवं बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना। विवाह का उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखना चाहता है। विवाह नामक संस्था संतान की परिस्थिति एवं उत्तरदायित्व को भी निर्धारित करती है। विवाह द्वारा उत्पन्न संतान ही उसके वंश को चलाती है। विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतान को सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। तो ये 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं हिंदू विवाह के। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है आपका, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको 3 प्रश्न ही करने होते हैं। 5 प्रश्न आपको वहाँ पर दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है आपका, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? सामाजिक संरचना के मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक संरचना की अवधारणा समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा मानी जाती है। समाज विभिन्न संस्थाओं, समूहों, वर्गों, परंपराओं और रीति रिवाजों के योग से बनता है। ये सभी बातें मिलकर समाज को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। इसी क्रमबद्ध स्वरूप को सामाजिक संरचना का नाम दिया जाता है। तो यह इसकी परिभाषा हो जाती है, या हम अन्य शब्दों में भी यह कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की वह व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो कि समाज विशेष में और एक समय विशेष में सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबंध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके तत्व यहाँ पर 3 होते हैं। पहला है यहाँ पर सामाजिक आदर्श, जो कि बिना आदर्शों के हम सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्हीं से व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है। दूसरा है सामाजिक स्थिति, इसे सामाजिक संरचना की लघुत्तम इकाई कहा गया है। यह समूह द्वारा व्यक्तियों को दिया गया पद है। तीसरा है सामाजिक भूमिका, यह स्थिति का गंत्यात्मक पहलू है जिससे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आचरण का पता चलता है। तो यह इसका उत्तर हो जाता है। इसे आप, यदि आपको इसे दीर्घ में लिखना है तो आप इसे और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो में इसका उत्तर इतना ही देखेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए, इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। तो समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, जो कि दो शब्दों सोशियो तथा लॉजी से मिलकर बना है। सोशियो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ समाज है, और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ विज्ञान या शास्त्र है। यह आपके अति लघु और लघु दोनों में पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र वह विषय या विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। इसलिए रॉबर्ट बिरस्टीड ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की दोगली संतान कहा है। समाजशास्त्र को समाज और विज्ञान के अर्थ द्वारा समझा जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो संप्रदायों द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पर पहला दिया गया है विशेषात्मक यानी विशिष्टवादी संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। इन दोनों संप्रदायों को ही आपको विस्तार पूर्वक लिखना होता है। यहाँ पर पहला दिया गया है विशेषात्मक संप्रदाय, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको लिखनी है विशेषात्मक संप्रदाय की आलोचना, यहाँ पर आलोचना दी गई है। इसके बाद समन्वयात्मक संप्रदाय, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना भी यहाँ पर आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको इसका इतना ही उत्तर लिखना होता है। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संघर्ष क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गिलिन और गिलिन की दृष्टि में संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अपने विरोधी को प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर करते हैं। वस्तुतः संघर्ष एक चेतन और पृथकवादी प्रक्रिया है। संघर्ष हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। समाज में संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्तियों या समूह के बीच समझौते की कोई भी भावना न हो, प्रतियोगिता भी नियंत्रण से बाहर हो जाए और जब बल प्रयोग, हिंसा या छलकपट के सहारे अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाए। इसमें क्रोध, घृणा और ईर्ष्या की भावना के साथ क्रूरता, शोषण और हिंसा के तत्वों का समावेश होता है। इसमें बल प्रयोग का समावेश होता है, साथ ही हिंसा और पीड़न का सहारा भी लिया जाता है। इसमें व्यक्तिगतता का गुण होता है, अर्थात संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर न होकर प्रतिद्वंदी पर केंद्रित होता है। एक अस्थायी प्रक्रिया है और रुक कर चलती है, लेकिन निरंतर इसमें अवसरवादिता पाई जाती है। संघर्ष के स्तर, गति, समूह के आकार, स्वरूप आदि में विविधता पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए तथा प्राथमिक समूह का महत्व समझाइए। प्राथमिक समूह वे समूह हैं जिनमें लघु आकार के कारण व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से भली प्रकार परिचित होते हैं। जिन समूहों में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं उन्हें प्राथमिक समूह कहते हैं। तो प्राथमिक समूह आप समझ ही गए होंगे कि प्राथमिक समूह किसे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर और भी परिभाषाएं दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक समूहों का महत्व दिया गया है। इसमें आपको सबसे ज़रूरी टॉपिक याद कर लेने हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ लेना है और एग्जाम में लिख देना है। पहला यहाँ पर व्यक्ति के विकास में सहायक है और आवश्यकताओं की पूर्ति। तीसरा है समाजीकरण में सहायक और कार्य क्षमता में सहायक, सुरक्षा की भावना और सामाजिक नियंत्रण में सहायक और नैतिक गुणों का विकास, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक। तो ये कुछ टॉपिक है, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र व अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध के विषय में भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। मुख्य विद्वानों के विचार निम्न वर्णित है। तो यहाँ पर आपको सभी विद्वानों के विचार याद कर लेने हैं। यहाँ पर पहला दिया है कॉम्ट के विचार, यहाँ पर आपको कॉम्ट के विचार पढ़ लेने हैं। स्पेंसर के विचार पढ़ लेने हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर वार्ड के विचार हैं और गिडिंग्स के विचार हैं। यहाँ पर सोरोकिन के भी विचार है और बोन्स एवं बेकर के विचार हैं। तो इन सभी को आपको पढ़ लेना है। एग्जाम में आपको इस प्रकार से उत्तर लिख देना है। तो यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं 2023 में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार से आपके इस बार भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले, यही पेपर पैटर्न रहने वाला है। आप इसके आधार पर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सोल्व करके एग्जाम में जाने हैं।
आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।